अभी सुन रहे हैं संपादकीय प्रभात। दिन है बुधवार, तारीख है 4 जनवरी 2023 का। संपादकीय प्रभात में है G20 सार्वभौमिक एकात्मकता का अवसर। G20 सार्वभौमिक एकात्मकता का अवसर, ये लिखे हैं, ये आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर अश्वनी महाजन के द्वारा। चलिए इस पर नज़र डालते हैं हम लोग। भारत 1 दिसंबर 2022 से दुनिया के सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली राष्ट्रों के समूह G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। दुनिया की 85% GDP G20 देशों से आती है और विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 इन देशों में निवास करता है। विश्व के कुल व्यापार का 75% हिस्सा भी G20 देशों के पास है। आज पूरी दुनिया कोरोना के बाद की चुनौतियों से तो जूझ रही ही है। फरवरी 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आवश्यक खाद्य सामग्री की कमी कई देशों में महसूस की जा रही है और पिछले 30 वर्षों से चल रहे हैं। अंधाधुंध बहुमंडलीकरण के प्रति भी देशों को मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। विभिन्न देश आज आत्मनिर्भरता की बात करने लगे हैं और ग्लोबल वैल्यू चेन जैसी अवधारणाएं भी अब महत्व खोती जा रही है। विश्व आज मंदी, GDP में संकुचन और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। यह चुनौती जितनी बड़ी है, उसकी तुलना में इसके निपटने के लिए प्रयास अनमने और अधूरे दिखते हैं। यूँ तो G20 के अंतर्गत तमाम प्रकार के मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं, लेकिन यदि भारत कुछ ऐसे मुद्दों जो वैश्विक चुनौतियों और भारत समेत विकासशील देशों के मद्देनज़र अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर वैश्विक ध्यान आकर्षित कराने में सफल होता है तो यह बड़ी उपलब्धि हो। यह अहम मुद्दा वैश्विक संस्थानों की पुनर्रचना का है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिनमें विकसित देशों का वर्चस्व है, में बदलाव की ज़रूरत है। साथ ही आज जब वैश्विक मंचों पर ग्लोबल वार्मिंग के सर्वाधिक दोषी अमेरिका और यूरोपीय देश जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु वित्तीय सहयोग से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस मुद्दे को अंतिम परिणति तक पहुंचाना मानवता के अस्तित्व के लिए बड़ा कदम होगा और इसके लिए इस वर्ष G20 के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयासों की बड़ी भूमिका होगी। भारत की अध्यक्षता के बाद अगले 2 वर्षों में क्रमशः ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता संभालेंगे। ऐसे में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की तकड़ी के लिए विकासशील देशों के संबद्ध समस्याओं और उनके समाधान की ओर बढ़ने का अभूतपूर्व अवसर है। इसके द्वारा भारत को न केवल विकासशील देशों की सशक्त आवाज़ बनना होगा, बल्कि विकासशील देशों के बीच अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करने का भी यह शुभ अवसर होगा। हाल में G20 के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक महान अवसर बताते हुए कहा कि हम इसका उपयोग विश्व कल्याण के लिए करना चाहते हैं।
विश्व शांति, एकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सतत विकास जैसी चुनौतियों का सामना करने और इनका हल निकालने हेतु भारत के पास विचार भी है और क्षमता भी। विश्व की अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन उसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर वैमनस्य, दूसरे मुल्कों से आगे बढ़ने की होड़, विस्तारवादी सोच टकराव का कारण बनती रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का भी लगभग यही कारण है। अमेरिका और यूरोप के देशों द्वारा यूक्रेन को नाटो और नज़दीक आने के लिए उकसाना रूस यूक्रेन युद्ध का शुरुआती कारण बना। उसके बाद रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे कमज़ोर करने के प्रयास भी हुए। यह भी सही है कि रूस की आक्रामकता नीति ने आग में घी डालने का काम किया। बाद में रूस ने अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों को न केवल धता दिखाया बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन में अवरोधक को भी हवा दी। इस उथल-पुथल के चलते आवश्यक वस्तुओं का अभाव और कीमतों में वृद्धि और अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन आज दुनिया के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। ऐसे में भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इतिहास में संसाधनों पर कब्जा जमाने हेतु संघर्ष और प्रतिबद्धता की रणनीति ही अपनाई गई। हमने देखा है कि विभिन्न देश अभी भी दूसरे देशों की जमीन और संसाधन हथियाने की मानसिकता से ग्रस्त हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने वैक्सीन पर कब्जा जमा कर रखा, जबकि अरबों लोग वैक्सीन से वंचित रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जो यह समझते हैं कि संघर्ष और लालच ही मानव स्वभाव है, वे गलत हैं, क्योंकि यदि यह सही होता तो सभी जन एक है कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा इतने लंबे समय तक नहीं चलती। भारत की परंपरागत सोच यह रही है कि सभी जीव 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु व आकाश से मिलकर बने हैं और सभी जीवों में समन्वय और समरसता हमारे भौतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कुशल क्षेम के लिए जरूरी है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान इसी सार्वभौमिक एकात्मकता के लिए कार्य करेगा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का हमारा ध्येय वाक्य यही इंगित करता है। यह मात्र नारा नहीं है, यह पिछले कुछ समय से मानवीय परिस्थितियों में आए हुए परिवर्तनों के संदर्भ में जरूरी बात है, जिसे हमें समझना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारियों जैसे चुनौतियों से आपस में लड़कर नहीं, बल्कि आपस में मिलकर निपटा जा सकता है। सौभाग्य से आज प्रौद्योगिकी समस्त मानवता की समस्या के निराकरण हेतु समाधान देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमारी भाषाई, धार्मिक, धारणात्मक एवं रीति रिवाजों की विविधता भारत को मानवता के सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करती है। हमारा देश दुनिया में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की परंपरा का सबसे पुराना उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो प्रजातंत्र की नींव है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकताएं एक पृथ्वी, एक उपाय उपचार, परिवार में समरसता के निर्माण और एक भविष्य हेतु आशा के निर्माण पर केंद्रित होंगी। पृथ्वी के उपचार हेतु भारत की प्रकृति के प्रति ट्रस्टीशिप की परंपरा पर आधारित अस्थायी एवं पर्यावरण समर्थक जीवन शैली को हम प्रोत्साहित करेंगे। वैश्विक समाज के बीच समरसता को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास होगा कि खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को राजनीति को अलग रखा जाए, ताकि वैश्विक राजनीति के तनावों से मानवता पर संकट न आए। G20 का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और निर्णायक होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर एक नए आदर्श मानव केंद्रित भूमंडलीकरण के निर्माण हेतु काम करना होगा। अगला टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के संकेत हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का बढ़ता संग्रह इंगित करता है कि कारोबारी और अन्य उत्पादक गतिविधियों में गति आ रही है। इस कड़ी में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स PMI 57.8 रहा, जो नवंबर में 55.7 था। यह आंकड़ा अक्टूबर 2020 के बाद सबसे अधिक है। S&P ग्लोबल के अपने आकलन में यह भी बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में PMI का औसत 56.3 रहा है, जो एक साल में सबसे अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि कोरोना महामारी के असर से हमारी फैक्ट्रियां निकल चुकी हैं और यह बढ़त आगे भी बरकरार रहेगी। वर्ष 2022 की शुरुआत से ही भारतीय मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में मजबूत गति पकड़ी हुई है और उसने साल का अंत शानदार रिकॉर्ड के साथ किया है। घरेलू बाजार में मांग बढ़ते जाने के साथ कंपनियों ने अतिरिक्त माल भी खरीदा और तेज उत्पादन करने के लिए अधिक लोगों को रोजगार भी दिया है। इसका एक असर यह भी हुआ कि चीज़ों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की मांग भी बढ़ी। इससे हमारे निर्यात में बढ़ोतरी के साथ आयात में वृद्धि हुई। उत्पादन में बढ़ोतरी के महत्व को इस बात से भी समझा जाना चाहिए कि हमारा निर्यात तो बढ़ता रहा है, लेकिन बीते 5 माह में वैश्विक स्तर पर मांग में कमी आने से इस वृद्धि की रफ्तार बहुत कम रही है। लेकिन घरेलू बाजार में मांग बनी रही है और कंपनियां उसकी आपूर्ति में जुटी हुई हैं। मांग, उत्पादन और रोजगार परस्पर संबंध होते हैं। रोजगार मिलने से आमदनी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। उसकी पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ता है और फिर रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं।
हालांकि बीते वर्ष फैक्ट्रियां में भर्ती के प्रक्रिया चलती है, लेकिन श्रम बाजार को उसका बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता है। दिसंबर में रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद रोजगार के अवसर को सृजन की दर 3 माह में सबसे कम रही। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में लागत मूल्य की मुद्रास्फीति पहले से कम रही थी, लेकिन उत्पादकों ने तैयार माल को अधिक दाम पर बेचा। इस कारण विभिन्न वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति कम होने के बावजूद महंगाई से लोगों को वैसी राहत नहीं मिली है जितनी अपेक्षित है। जानकारों का मानना है कि कंपनियों को इन मामलों में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत का ध्यान भी 2023 में वैश्विक परिस्थितियों पर है। मंदी की आशंका के बावजूद हमारे उत्पादकों ने यह संकेत दे दिया है कि उनमें अधिक उत्पादन की क्षमता है। अब अगला टॉपिक है बढ़ाया जाए जन वितरण प्रणाली का दायरा। बढ़ाया जाए जन वितरण प्रणाली का दायरा। यह लिख रहे हैं जिया द्रेज। 1 जनवरी 2023 से हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA कार्डधारकों के अधिकारों के बदलाव को लेकर बहुत श्रम है। यह बदलाव 2 कदमों में लाया जा रहा है। पहले कदम में मामूली दर लेने की जगह NFSA का अनाज मुफ्त बांटने की बात है। दूसरा कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY की समाप्ति है। पहले कदम में कोई दम नहीं है। याद रखें, NFSA कार्डधारकों को आमतौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। अभी तक 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल दिया जा रहा था। वर्ष 2023 में उन्हें यही अनाज मुफ्त में मिलेगा और प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 से 15 रुपये की बचत होगी। इससे बहुत मदद नहीं मिलने वाली है, न ही इससे केंद्र सरकार का ज़्यादा खर्च होने वाला है, शायद 15,000 करोड़ रुपये। हालांकि राजनीतिक रूप से यह छोटा सा कदम सरकार के दृष्टिकोण से स्मार्ट है। यह दूसरे चरण की कड़वी गोली को मीठा कर देगा और मोदी सरकार को खाद्य सब्सिडी के लिए संपूर्ण क्रेडिट का दावा करने में भी मदद करेगा। लोग अपने मुफ्त राशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देंगे, जबकि वास्तव में वे सिर्फ NFSA को लागू कर रहे हैं और अपनी और एक छोटी सी सब्सिडी जोड़ रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से दूसरा कदम ही मायने रखता है। अप्रैल 2022 में शुरू की गई PMGKAY के तहत सभी NFSA कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता था। गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक पूरक था।
तथा सरकार के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ था। दोनों अब खत्म हो जाएंगे। पीएमजीकेवाई के अल्प जीवन को अनाज खरीद और वितरण के रुझानों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एनएफएस की वितरण आवश्यकता लगभग 600 लाख टन है, जिसमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीटीएस के लिए करीब 480 लाख टन और शेष विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी शामिल है। साल 2013 में एनएफएसए के लागू होने के बाद से खरीदारी का स्तर इससे काफ़ी अधिक रहा है। यही कारण है कि 2 साल पहले तक अनाज भंडार में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। पीएमजीकेवाई ने इस असंतुलन को उलट दिया। जन वितरण प्रणाली का उठाव मोटे तौर पर दोगुना हो गया। वितरण खरीद से अधिक होने लगा और स्टॉक तेजी से नीचे आ गया। पीएमजीकेवाई को जारी रखने से स्टॉक में निरंतर कमी होती, लेकिन किसी अन्य विकल्प के बिना पीएमजीकेवाई को अचानक बंद करना उचित नहीं है। गरीब परिवार अभी भी कोविड-19 संकट के परिणामों से जूझ रहे हैं। पीएमजीकेवाई इस कठिनाई समय में एक महत्वपूर्ण राहत था। यदि उसे बंद करना है तो संबंधित बचत को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में खर्च किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बचत का उपयोग जन वितरण प्रणाली के दायरे को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। याद रखें, 10 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को एनएफएसए में गलत तरीके से बाहर रखा गया है क्योंकि केंद्र सरकार खाद्यान्न आवंटन निर्धारित होने के लिए 2011 की आबादी के पुराने आंकड़ों का उपयोग कर रही है। आज 40% से अधिक आबादी एनएफएसए के दायरे से बाहर है, जिसमें कई गरीब परिवार भी हैं। 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की मानक एनएफएसए दरों पर 10 करोड़ व्यक्तियों को जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष केवल 60 लाख टन अनाज की आवश्यकता होगी। यह पूरी तरह से संभव है। दरअसल पीएमजीकेवाई के अंदर होने से अनाज भंडार फिर से बढ़ने वाले हैं। अन्य सामाजिक सुरक्षा पहल की संभावना थी। उदाहरण के लिए, जैसा कि 51 अर्थशास्त्रियों ने हाल में वित्त मंत्री को वित्त मंत्री को लिखे पत्र में तर्क दिया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर ज़्यादा खर्च करना जरूरी है। मध्याह्न भोजन और समेकित बाल विकास योजना के लिए पिछले 8 वर्षों में शरीर की
अन्य सामाजिक सुरक्षा पहल भी संभव थी। उदाहरण के लिए जैसा कि 51 अर्थशास्त्रियों ने हाल में वित्त मंत्री को लिखे पत्र में तर्क दिया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर ज़्यादा खर्च करना जरूरी है। मध्याह्न भोजन और सांकेतिक बाल विकास योजना के लिए भी पिछले 8 वर्षों में राशि की भयंकर कमी रही है। मातृत्व लाभ NFSA के अनुसार लागू करना भी बाकी है और 6,000 रुपये प्रति बच्चे के पुराने मापदंड से ऊपर लाभ बढ़ाना जरूरी है। आगामी बजट PMGKAY की जगह इन उपायों को लागू करने के लिए एक अच्छा अवसर है। अधिक संभावना यह है कि सरकार यह कहेगी कि संकट खत्म हो गया है और राहत के उपाय अब अनावश्यक हैं। सामाजिक सुरक्षा का ढांचा समझना जरूरी है, जो मोदी सरकार द्वारा ब्रेक लगाने से पहले आकर लेना शुरू कर दिया था। बहुत कम विकासशील देशों के पास खाद्य सब्सिडी, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ, मध्याह्न भोजन और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के लगभग सार्वभौमिक अधिकार हैं। लाभ प्रत्येक मामले में कम है, लेकिन उन्हें बढ़ाया जा सकता है। यह ढांचा इस सोच पर बना है कि सामाजिक सुरक्षा सभी नागरिकों का अधिकार है, न केवल संगठित श्रमिक वर्ग का। दुख की बात है कि आजकल नागरिकों से कहा जाता है कि वे अपने अधिकारों को भूल जाएं और केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। अब अगला टॉपिक है देश दुनिया से जर्मन उद्योग पर ऊर्जा संकट का असर। जर्मनी में गैस और बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिनका असर उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर पड़ रहा है। हालात ऐसी हैं कि सरकार इन कंपनियों की मदद करना तो चाहती है, लेकिन पूरी तरह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। जर्मनी के कई केमिकल प्लांट किसी छोटे मोटे शहर जितने बड़े हैं। यहाँ हर वर्ष करोड़ों किलोवाट बिजली और गैस की खपत होती है। रूस से गैस आपूर्ति बंद होने के बाद से जर्मनी में स्टील मिलों, भारी उद्योगों और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। जर्मन रासायनिक उद्योग संघ के ऊर्जा विशेषज्ञ यार्न रोटरमेल कहते हैं, बिजली और गैस महंगी होने की वजह से कई उद्योगों में उत्पादों की लागत बढ़ गई है, लेकिन डिटर्जेंट, दवाइयों और गोंद जैसे सीधे रसायनों से तैयार होने वाले उत्पादों की कीमतों को सीधे बढ़ाया नहीं जा सकता। इससे अगले साल तक पूरी केमिकल वैल्यू चेन ही प्रभावित हो जाएगी। केमिकल कंपनी BASF में इस्तेमाल होने वाली करीब आधी गैस रूस से आती थी। 90 के दशक की शुरुआत में इस कंपनी ने रूसी सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी गाज़प्रोम के साथ मिलकर लुडविग्सहाफेन में अपने मुख्यालय तक एक गैस पाइपलाइन बनाई थी। पोलैंड से जर्मनी तक बन रही यह माल पाइपलाइन बनाने में कंपनी ने आर्थिक मदद दी। साल 2008 में BASF नॉर्ड
स्टीम वन के निर्माण में भी शामिल हुई। इसके चलते रूसी गैस सस्ते में जर्मनी तक पहुंच रही थी। सस्ती ऊर्जा के बिना जर्मन कंपनियों के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगे साबित होंगे और वह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है। आईएनजी बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री कार्स्टेन ब्रेजेस्की कहते हैं, ऊर्जा से जुड़ा ट्रांजिशन और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के ये दो बहुत बड़े मौके हैं जिनसे हम इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आपके पत्र से सीख देता आलेख। ये प्रभात खबर के 2 जनवरी के संपादकीय पेज पर आशुतोष जी का आलेख नया साल, नया उल्लास, नया संकल्प पढ़कर अच्छा लगा। एक प्रसिद्ध कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इससे उसे इस लेख का आधार बनाया गया है। यह लेख प्रशंसनीय है क्योंकि इसमें जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए सावधानी, नियम, संयम को अपनाने की सीख दी गई है। हम सबके समाज देश के प्रति जिम्मेदारी बनाती है। इस नाते हम संकल्प लें कि नव वर्ष में हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए काम करेंगे। अब आता है नव वर्ष का संकल्प। प्रत्येक वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर ऐसा दिन होता है जिसमें हम वर्तमान वर्ष की विदाई और नव वर्ष के स्वागत के रूप में मनाते हैं। ऐसा करते हुए हम चंद घंटों में बीत जाने वाले वर्ष की भूल बिसरी खट्टी मीठी यादों को संजोते हैं और नए वर्ष में कुछ बेहतर करने की कोशिश का संकल्प लेते हैं। नव वर्ष बीते वर्ष की बुरी व कटु यादों को भुलाकर खुशियों से परिपूर्ण होने की उम्मीद का उत्सव है। वास्तव में नव वर्ष बेहतर इंसान बनने की और कदम बढ़ाने का संकल्प है। अब अगला टॉपिक है विश्व ब्रेल दिवस। ये लिख रहे हैं, ये टॉपिक का ये है लुई ब्रेल अंधकार मिटाने वाले प्रकाश स्तंभ। लुई ब्रेल कौन है? अंधकार मिटाने वाले प्रकाश स्तंभ। कौन लिख रहे हैं? देवेंद्र राज सुथार टिप्पणीकार हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। शिक्षा प्राप्ति करने के असमर्थ होने के कारण सदियों से दृष्टिहीन, नितांत असहाय, बेचारे तथा बेकार समझे जाते रहे हैं। जिन महापुरुषों ने शिक्षा के माध्यम से दृष्टिहीन व्यक्तियों के अंधकारमय जीवन के पथ को आलोकित किया है, उनमें लुई ब्रेल का नाम प्रमुख है। उन्होंने ब्रेल लिपि के क्रांतिकारी आविष्कार द्वारा दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने में समर्थ बनाया और उन्हें अज्ञान के गहन अंधकार से बाहर निकालने का मार्ग दिखाया। ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिहीन न केवल कुशलतापूर्वक पढ़ लिख सकते हैं अपितु ऐसे अन्य कार्य भी कर सकते हैं जो सामान्य मनुष्य करते हैं। ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीनों को ज्ञान के प्रकाश के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा व आत्मविश्वास भी प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि पेरिस के अंध विद्यालय में दाखिल होने वाले जब लुई ब्रेल पहली बार अपने घर आए तब उन्होंने अपने पिता से कहा, दृष्टिहीन व्यक्ति संसार में सबसे अधिक अकेलेपन का अनुभव करते हैं क्योंकि उनके पास पुस्तकें नहीं होती और वे स्वयं कुछ
स्वयं कुछ पढ़ लिख नहीं सकते। इसी कारण वे दृष्टिहीनों की उपयुक्त समस्या के समाधान के विषय में निरंतर सोचते रहे थे। बाल्यावस्था से ही उनके मन में आधिकारिक ज्ञान प्राप्त करने की अदम्य इच्छा थी, किंतु वे यह सोचकर उदास हो जाते थे कि पुस्तकों के बिना उनका ज्ञान सीमित ही रहेगा। लुई ब्रेल अच्छी तरह जानते थे कि अन्य दृष्टिहीनों की अभी यही स्थिति है। वे इस समस्या को केवल व्यक्तिगत समस्या ही नहीं सभी दृष्टिहीनों की समस्या मानकर इस पर व्यापक दृष्टि से विचार करते थे। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि दृष्टिहीनों के लिए एक नई लिपि के आविष्कार के बिना इस गंभीर समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकता। इसी कारण ऐसी लिपि की रचना करना उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। आज ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसकी सहायता से वे शिक्षा संबंधी उच्चतम उपाधियां तथा ऐसे व्यवसायों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं जो कुछ दशक पूर्व तक उनके लिए असंभव माने जाते थे। यह कहते हैं कि ब्रेल लिपि के कारण ही दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान के वे द्वार खुले हैं जो शताब्दियों तक उनके लिए बंद थे। आज संसार में दृष्टिहीन व्यक्ति आश्चर्यजनक प्रतीत होने वाली जो महान सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें लुई ब्रेल तथा उनके क्रांतिकारी आविष्कार ब्रेल लिपि का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक संसार में स्वयं पढ़ लिख सकने वाला एक भी दृष्टिहीन व्यक्ति रहेगा और जब तक दृष्टिहीनों के मन में शिक्षा प्राप्त करने तथा स्वयं पढ़ने लिखने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक लुई ब्रेल का नाम भी अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में अमर रहेगा। अब अगला टॉपिक है स्वमान व आत्मसम्मान। स्वमान व आत्मसम्मान। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सम्मान की इच्छा या आस न रखता हो। हम दूसरों से सम्मान लेना तो चाहते हैं, परंतु सम्मान देना नहीं चाहते। कोई भी अपमानित होकर जीना पसंद नहीं करता। जब दूसरे हमारी आलोचना करते हैं तब हम क्रोधित होकर उन्हें प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा कर हम यह बताते हैं कि हमारा आत्मसम्मान इतना कमज़ोर है कि किसी के भी पत्थर मारने से टूट जाएगा। इस दुर्बलता का मुख्य कारण है हमारे आत्मसम्मान की कमज़ोर नींव, जो किसी के मन वचन कर्म के व्यवहार से हिलती रहती है। हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हैं हमारे प्रति उन सभी का अलग अलग राय होती है, जिसके बारे में हम कभी पता ही कर नहीं पाते, क्योंकि हम किसके मन में क्या चल रहा है यह देख या सुन नहीं सकते। यदि हम किसी का मन पढ़ भी लें तो क्या उनको अपनी स्वतंत्र राय रखने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की राय की फिक्र करने के बजाय अपने आत्मसम्मान की ऊंचाई पर स्थिर रहकर ग्लानि को गायन, निंदा को महिमा और अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तन कर दे। जब हमें
हमारी पहचान हो जाती है, तब हमें दूसरों की राय पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहती है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान में गहरा रिश्ता है। किसी एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। हम सभी को बचपन से ही दूसरों को सम्मान देने का पाठ पढ़ाया गया है, परंतु क्या आज तक किसी ने हमें सिखाया कि हम अपने आप को कैसे सम्मान दें? शायद नहीं। इसी कारण आज हमारे संबंधों में सामंजस्य नहीं रहा और हम आंतरिक एवं बाह्य संघर्षों से सदा जूझते रहे हैं। स्वाभिमान की कमी के कारण हमारे जीवन में बेसुरापन और नकारात्मक आ गई है। अतः यदि हम स्थिति और सकारात्मक जीवन बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे लिए स्वाभिमान में रहना अनिवार्य है। फिर हमारे भीतर से दूसरों के प्रति उनके खामियां निकल जाएंगे। फिर हमारे भीतर से दूसरों के प्रति अनेक खामियां निकल जाएंगी और हम बिल्कुल अचल होकर जीवन का आनंद ले पाएंगे। अपने स्वाभिमान को सशक्त करने का एकमात्र सरल उपाय है दूसरों को मान देना। इसी के साथ 4 जनवरी 2023 का एडिटोरियल यानी संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।